अस्सलाम वालेकुम बेटो, खैरियत से हैं सब? बेटा प्रीवियस लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन का था। उसके जो इंट्रोडक्शन में हमने समझा सीखा वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज की काइंड्स के बारे में। जब हमने चार्ज की काइंड्स के बारे में पढ़ा तो हमारे सामने ये आया कि चार्ज की दो काइंड्स हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। उसके बाद हमने चार्जेस के दरमियान में मौजूद फोर्स के बारे में पढ़ा कि चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स मौजूद होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स फोर्स कहलाती है। सेकंड नंबर पर हमने ये देखा, जिस पर हमने वो लेक्चर खत्म किया था, जिस क्वेश्चन के साथ वो टॉपिक खत्म किया था, वो ये था कि दो चार्जेस या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। क्वेश्चन कहां पर छोड़ा था कि वो अट्रैक्शन की फोर्स और रिपल्शन की फोर्स कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, उसकी अमाउंट कितनी होगी, वो वाली इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज पर डिपेंड करेगी, किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका जवाब हमें चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने दिया। मैं लूजली कहूंगा 18th सेंचुरी में, और आज हम उस लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि कूलम लॉ हमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान में मौजूद होती हैं उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी क्वांटिटेटिव नेचर, क्वांटिटी कितनी है उस फोर्स की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये एमसीक्यू के लिए समझ लें कि कूलम्स लॉ प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, या कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है बेटा? अब दो पॉइंट्स इसमें समझ लें। लॉ का जहां पर लफ्ज इस्तेमाल होगा, यूज होगा, तो लॉ की आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। और जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसका प्रूफ होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करते हैं कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से कूलम्स लॉ को स्टेट किया जा सकता है। गौर से बात समझनी है बेटा। मैट्रिक में भी हमने इस लॉ को पढ़ा। जो आज हम इस लेक्चर में कूलम्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं, बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों का ये वाला टॉपिक एंट्री टेस्ट में शामिल है। चाहे आप ई कैट इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट की बात कर लें, चाहे एमडी कैट मेडिकल के एंट्री टेस्ट की बात कर लें, ये वाला टॉपिक शामिल है। और इंशाल्लाह इस टॉपिक में मैं आपको एंट्री टेस्ट के रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी यहां पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और उनके साथ इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं, लफ्जों पर गौर करना है। पॉइंट चार्जेस, मैं अभी बताऊंगा कि क्यों पॉइंट का लफ्ज यहां यूज हो रहा है। दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान आप इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो किस तरीके से निकलेगी? आप उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लें, तो जो फोर्स होगी वो उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन चार्जेस के दरमियान में
समझनी है बात, सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है, वो कितनी सेपरेशन पर मौजूद है, सेंटर टू सेंटर एवरेज सेपरेशन कितनी है, उसके स्क्वायर के वो वाली फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। अभी बेटा लिखूंगा फिर समझाऊंगा, बात इंशाल्लाह ताला मजीद क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, फोर्स, और आपको पता है फोर्स चार्जेस के दरमियान में कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसकी नेचर कौन सी होती है, ड्यूअल नेचर है। ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी। सिमिलर चार्जेस के दरमियान में रिपल्सिव और अनलाइक चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव होती है। तो फोर्स मतलब अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी किसके दरमियान में, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of magnitude of charges, उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड कितनी है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के दरमियान में कितनी सेपरेशन है उसका स्क्वायर लें, उसके इनवर्स होगी चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बेटा हमने जिन चीजों पर फोकस करना है वो समझिएगा कि क्यों कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल है, ये हम इस टॉपिक के एंड पर समझेंगे। क्यों मूविंग चार्जेस पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, और अगर पॉइंट चार्ज की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी तो कूलम्स लॉ को कैसे वहां अप्लाई करना है, ये बेटा छोटी छोटी चीजें हम आज समझेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज कर लें ये हमारे पास पहला चार्ज है जिसको हमने मैग्नीट्यूड में Q1 का सिंबल दिया, Q1 असाइन किया, और ये सिंबॉलिकली पॉजिटिव चार्ज रखता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड कितनी है Q1। एक दूसरा चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड Q2 है और इस पर सिंबल क्या है बेटा, इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये दो लाइक चार्जेस है और दो लाइक चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन का नाम देते हैं। अब इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक जो सेपरेशन है उसको नाम देते हैं स्मॉल r का। होपफुली यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फोर्स is directly proportional to product of magnitude of charges। पोलैरिटी नहीं देखनी कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और दूसरे नंबर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और बेटा याद रख लें ये डिस्टेंस लेना है दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्लियर है बात यहां तक। अब अगली बात पर आते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पर फोर्स मौजूद है। दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये रिजल्ट बनेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे ले 1। इस इक्वेशन पर बेटा रेलेवेंट जितने भी MCQ बन सकते हैं मैं वो आपको सबसे पहले शेयर कर दूं। ये वाली इक्वेशन आप लोगों के एंट्री टेस्ट में भी यूज होगी MCQ के लिए, और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी यूज होगी MCQ के लिए। किस तरीके से MCQ आएगा मैं सिंपल सी बात आपको समझाता हूं। देखें इसको एक इक्वेशन कंसीडर करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी मौजूद है, राइट हैंड साइड भी मौजूद है।
अब कोई इक्वेशन करेक्ट कब होती है? जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के। अब देखें, अगर इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड में इजाफा होगा तो राइट साइड में भी इजाफा होना चाहिए ना। आप बेटा सिर्फ लेफ्ट साइड के इजाफे की बात करें तो अल्टीमेट राइट साइड में भी इजाफा होगा। लेफ्ट साइड में कमी की बात करें तो अल्टीमेट राइट साइड में भी क्या आएगी? कमी। कितनी कमी आएगी? अगर इस साइड में 4 गुना इजाफा तो इधर भी कितनी फोर्स बढ़ जाएगी? 4 गुना। इधर 2 गुना कमी तो इधर भी फोर्स कितनी कम हो जाएगी? 2 गुना। ये एमसीक्यू आपका आएगा। कैसे आएगा मैं आपको अभी समझा रहा हूं। क्वेश्चन आएगा, अगर Q1 को डबल कर दे और Q2 को भी डबल कर दे और जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दे, तो बताइए फोर्स क्या होगी? कूलम फोर्स क्या होगी? हमने इसकी तरफ मूव करना है। देखिएगा, Q1 को भी डबल किया, Q2 को भी डबल किया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो कूलम फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिएगा बेटा, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ और ये डबल हुआ। इसमें पुट करके देखें किस तरीके से आएगा। F प्रोपोर्शनल टू Q1 की जगह बेटा क्या लिखेंगे? 2Q1, फिर Q2 की जगह 2Q2, उसके बाद R की जगह 2R का स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलते हैं। F प्रोपोर्शनल टू 2 कितने बन जाएंगे? 4। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4R का स्क्वायर। 4 से 4 बेटा कैंसिल। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो मतलब कूलम फोर्स क्या रहेगी? सेम। अगर इधर 2 गुना इजाफा होता तो इधर भी कितना इजाफा हो जाता? 2 गुना। होपफुली इस तरह के एमसीक्यू आपके पास प्रैक्टिस में आएंगे जो आप लोगों ने कवर अप करने हैं। क्लियर है बात? अब एमसीक्यू बता रहा हूं, आपने लिखने हैं। क्या करना है? इसको भी डबल करें, इसको भी डबल करें, लेकिन इसको आधा कर दें। आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना इस एमसीक्यू का आंसर आएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इसी इक्वेशन नंबर 1 को प्रोसीड करते हैं। आप लोगों को एक बात पता है बेटा, पार्ट 1 में पढ़ी, 10th में पढ़ी, 9th में पढ़ी, प्रोपोर्शनैलिटी जब भी खत्म करते हैं 2 काम करने पड़ते हैं। एक इक्वल का साइन, दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, साथ बेटा सेम चीज आएगी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब बेटा कांस्टेंट की जगह यहां पर जिसको इंट्रोड्यूस करना है वो K है। K यहां पर बेटा कूलम्स कांस्टेंट है। K क्या है बेटा? कूलम्स कांस्टेंट। अब बेटा नेक्स्ट पोर्शन जितना भी चलेगा वो बेटा एमसीक्यू टाइप होगा, तो उस पर आप लोगों की ज्यादा सारी तवज्जो होनी चाहिए। मैक्सिमम फोकस आप लोगों ने रखना है। के क्या है बेटा? कूलम्स कांस्टेंट। अगली बात समझनी है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, इसकी वैल्यू डिपेंड किस पर करती है? सबसे पहला पॉइंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट, मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के दरमियान में मीडियम कौन सा मौजूद है, और चार्जेस को, डिस्टेंस को और फोर्स को आप कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं, के की वैल्यू इन 2 चीजों पर डिपेंड करती है। ये बेटा आप लोगों का आ गया एमसीक्यू टाइप। होप सो यहां तक क्लियर है। दूसरे नंबर पर Q1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1। Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। R क्या है? सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। F क्या है? F है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस। अब अगली बात पर बेटा आप लोगों का फोकस मैक्सिमम होना चाहिए।
F इज म्यूचुअल फोर्स। F कौन सी फोर्स है बेटा? म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल क्या है, कौन सी होती है, ये बेटा मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको एमसीक्यू में समझाऊंगा कि F के म्यूचुअल होने से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पहले वो समझ लें, फिर एमसीक्यू में इसको सॉल्व करते हैं। F एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा। सुन लें, Q1 Q2 पर जितनी फोर्स लगाएगा यह लाजिम है कि Q2 भी Q1 पर उतनी फोर्स लगाए। अब हम इसकी एग्जाम्पल समझते हैं, एमसीक्यू समझते हैं म्यूचुअल फोर्स का। अगर Q1 है 5 माइक्रो कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, माइक्रो यहां प्रीफिक्स है, 5 उसकी मैग्नीट्यूड है, और Q2 है 10 माइक्रो कूलम। समझ रहे हैं? अब अगली बात समझनी है, अगर Q1 Q2 पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है तो एमसीक्यू में आएगा, बताइए Q2 Q1 पर कितनी लगाएगा? ये देखिएगा, Q1 Q2 पर लगाता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितनी निकली बेटा? 10 न्यूटन, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितनी निकलेगी? 10 न्यूटन। इसको म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। मतलब क्या है कि जितनी Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही Q2 Q1 पर लगाएगा। एमसीक्यू में आपको एक फोर्स देंगे और कहेंगे बताइएगा दूसरी कितनी लगाएगा, तो आपने उसी फोर्स के बराबर लिख लेनी है एमसीक्यू में कि कौन सी है, उसको आपने ठीक कर देना है। क्लियर है बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टार्ट से। पहले नंबर पर कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई, दूसरे नंबर पर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, तीसरे नंबर पर आपको मैंने इस मैथमेटिकली फॉर्म के रेलेवेंट एमसीक्यू ऑलरेडी बता दिया। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर ये जो भी इक्वेशन बन रही है इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दें 2 का। इस इक्वेशन 2 में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद उनके साथ जुड़े इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को भी कवर करने की कोशिश की। अब हम इस लॉ को प्रोसीड करने जा रहे हैं। गौर से समझिएगा, इसमें मैंने आपको बताया कि K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरे नंबर पर मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब बेटा हमने इस टॉपिक को खात्मे की तरफ लेकर जाना है, तो गौर से समझिएगा। इफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स is SI and medium between charges is free space। अगर यूनिट क्या हो बेटा? SI, और चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या हो बेटा? फ्री स्पेस, तो K की वैल्यू कितनी आएगी? K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पर गौर से समझें, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले मैं इसका लफ्जी मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा, उसके बाद हम K की वैल्यू निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करने के बाद। देखिएगा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसकी तरफ मूव करते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है? परमिटिविटी का लफ्ज परमिशन की आवाज देता है। फ्री स्पेस की परमिशन, इजाजत किसको?
इलेक्ट्रिक लाइंस को कि वो उसमें से पास कर जाएं, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नहीं सुनने को मिलेगा। परमिशन ऑफ फ्री स्पेस फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस टू पास थ्रू इट इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी बेटा वैल्यू कितनी होगी? इट्स वैल्यू इज 8.85 10⁻⁻12 यूनिट देखिएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। अब बेटा ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आएगी। तो देखिएगा k की वैल्यू आपने किस तरीके से निकालनी है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यूज करते हुए अब हम उसकी तरफ मूव करने जा रहे हैं। सो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा 1/4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 10⁻⁻12। क्लियर है बात यहां तक? इसको जब सिंप्लीफाई किया तो फाइनल वैल्यू निकली 9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों बेटा? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और के आपस में उल्ट इनवर्स आ रहे हैं, तो इसका जो यूनिट है उसका जो उल्ट होगा, पर न्यूटन को न्यूटन, पर मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर को पर कूलम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास k का यूनिट आएगा और ये k की वैल्यू है। ये वैल्यू कहां निकली, कब निकली? याद रख लें, जब मीडियम दरमियान में क्या था चार्जेस के? फ्री स्पेस। क्लियर है बात जी? अब बेटा 10 कूलम्स लॉ इन मीडियम ऑफ फ्री स्पेस इज। जब चार्जेस के दरमियान में मीडियम फ्री स्पेस रखा तो कूलम्स लॉ की वैल्यू क्या निकली, इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K की जगह वैल्यू पुट करें, क्या निकली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बेटा कूलम फोर्स है। कब? जब चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या निकला था? फ्री स्पेस रखी थी। होपफुली बात समझ आ गई होगी। बेटा जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया, चूंकि इसमें मैं एमसीक्यू भी साथ साथ बता रहा हूं, अब मैं आपको यहां तक के टॉपिक की तरतीब बता दूं कि आपने टॉपिक की तरतीब चलानी कैसे है। फर्स्ट नंबर पर आप कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे, सेकंड नंबर पर डायाग्राम बनाकर मैथमेटिकल फॉर्म, थर्ड नंबर पर आप मैथमेटिकल फॉर्म को कंबाइन करके कांस्टेंट पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने कांस्टेंट के बारे में बताना है कि ये किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स के बारे में बताना है, डिस्टेंस के बारे में बताना है, फिर आपने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताना है अगर एसआई है और मीडियम फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू ये है। यहां से एप्सिलॉन नॉट को पुट करके ये यहां तक फाइनलाइज करके ये क्वेश्चन फाइनलाइज होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि कूलम्स लॉ को स्टेट करें जब चार्जेस के दरमियान में मीडियम फ्री स्पेस है। यहां तक क्लियर है? आगे बेटा हमारे 2 पोर्शन रह गए इस टॉपिक के। परेशान नहीं होना, हौसला रखना है बेटा। सेकेंड ईयर की फिजिक्स थोड़ी लेंथी है, टॉपिक्स थोड़े लेंथी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ के साथ बहुत रिजेंबलेंस करते हैं। देखना है इसी अगला स्टेप क्या है। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखें, हम वो लिखेंगे अगले स्टेप पे। उसके बाद स्टेप क्या होगा, वो ये होगा अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम फ्री स्पेस की बजाय कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें। डाई इलेक्ट्रिक पता है ना, इंसुलेटर को कहते हैं, प्लास्टिक लकड़ी उसको इंसर्ट कर दें तो बताइएगा कूलम फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ऐसे ही रहेगी या उस पर कोई फर्क पड़ेगा। अब इससे नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को देखने जा रहे हैं।
गौर से समझिएगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो होगा वो होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसकी तरफ चल रहे हैं। इसको बेटा थोड़ा सा यहां पर लिख ले, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब बेटा गौर से समझना है, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में एक बात पढ़ ली थी कि जो F है वो कौन सी फोर्स थी? म्यूचुअल फोर्स थी। मतलब क्या था कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है तो Q1 Q2 भी Q1 पर फोर्स उतनी ही लगाएगा। इसको म्यूचुअल फोर्स का नाम देते हैं। अब फर्ज कर लें एक चार्ज है हमारे पास Q1, इस चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक का फासला हमने R रखा, और ये चार्ज है बेटा Q2। गौर से समझनी है बेटा बात। अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स का हमने नाम रख दिया F21, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, दूसरे पर लगने वाली फोर्स पहले की वजह से। और आपको पता है ये चूंकि अरेंजमेंट आर्बिट्रेरी है, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो R है, और ये फोर्स के साथ होगा R21। समझ रहे हैं? ये फोर्स हो गई, और ये बेटा इस फोर्स की डायरेक्शन में वेक्टर हो गया यूनिट। अब इसी तरीके से ये हमारे पास Q2 था, ये हमारे पास सेपरेशन थी R, और ये हमारे पास बेटा चार्ज था Q1। अब देखें Q1 ने Q2 पर फोर्स लगा दी तो क्या Q2 चुप करके बैठ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसने भी रिएक्शन में फोर्स लगानी है। कितनी? जितनी इसने लगाई थी उस पर। इस फोर्स को नाम दे दे F12 का। क्या मतलब है? फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, 1 पर लगने वाली फोर्स दूसरे की वजह से, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको नाम देंगे R12। और यूनिट वेक्टर में बेटा कैप लगती है। यहां पर R क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि बेटा आपको एक बात बखूबी पता है कि x एक्सिस में I, y एक्सिस में J, z एक्सिस में K, और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में कौन सा यूज होता है? R यूनिट वेक्टर यूज होता है। अब बेटा कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। देखें F किसके बराबर निकला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखनी है? सबसे पहले ये वाली फोर्स लिख लें F21, और इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर लिख लें R21। तो ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकल आई जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है। तो सिमिलरली बेटा Q2 ने Q1 पर भी क्या लगानी है? फोर्स। लेकिन उस फोर्स को क्या नाम देंगे? F12 का। ये बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R12। क्लियर है बात? अब बेटा इन दोनों डायाग्राम्स को गौर से देखें। ये वाली फोर्स अगर जा रही है राइट साइड पर, तो ये वाली फोर्स कहां जा रही है? लेफ्ट साइड पर। तो मैं यूं लिख सकता हूं F21 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। MCQ में आएगा कि बताइएगा कूलम्स लॉ किसकी एप्लीकेशन है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। तरतीब चलानी है। सबसे पहले कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है जब चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या रखा? फ्री स्पेस। यहां तक कैलकुलेट कर ली। उसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म बड़ी सिंपल सी है। मतलब पहले की दूसरे पर लगने वाली फोर्स, फिर दूसरे की पहले पर लगने वाली फोर्स। सिंपल सा, इसको चेंज करना है नंबरिंग में, बाकी सारी चीज सेम है।
अब फाइनल पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये आप लोगों के बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और वो क्या है कि अगर चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस की जगह कोई ना कोई इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो कूलम फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, हम ये देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कूलम्स फोर्स। रोजे से गला जो है वो टोटली खुश्क हो चुका है, लेकिन आपने बेटा तवज्जो से बैठना है, मैं थकने वाला नहीं हूं, तवज्जो से बात समझनी है। सबसे पहली बात, एक चीज तो क्लियर करते हैं, इसका स्यापा खत्म करते हैं। अगर हम चार्जेस के दरमियान में मीडियम रख देंगे तो कूलम फोर्स में कमी आ जाएगी। ये बात सिंपल सी याद रख लें। कितनी कमी आएगी वो बात की बात है, वो भी देखते हैं। पहला पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया तो कूलम फोर्स में क्या हो जाएगी, कमी। कितनी आएगी? जितनी उस डाई इलेक्ट्रिक के कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी कूलम फोर्स में कमी आएगी। याद रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक जो प्लेस किया उसकी अगर वैल्यू 1 है